Hello everyone, welcome to your channel Apni University. My name is Lakshmi Pandey. I am your UGC NET faculty for subject Education Paper 2. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि एजुकेशन का सिलेबस क्या है और कौन कौन से जो टॉपिक है जो एजुकेशन के सिलेबस के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, और उनके टॉपिक से भी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे उनकी सब यूनिट के बारे में. ओके, सो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि लोग ज्यादातर क्यों पास नहीं होते. इसलिए क्योंकि वो सिलेबस को ही अच्छे से रीड आउट नहीं करते. तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो पेपर में भी समझ नहीं आएगा कि कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है. ज्यादातर बच्चों को यही क्वेश्चन रहता है जब भी पढ़ाने चलो कि मैम ये तो सिलेबस में नहीं है. भाई सिलेबस में सब कुछ है, तुमने पढ़ा नहीं है वो बात अलग है. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे एक एक यूनिट करके. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सो मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बता दूं. माय नेम इज लक्ष्मी पांडे. आई क्वालिफाइड 3 टाइम नेट एंड जेआरएफ एज वेल एंड सीटेट. प्रेजेंट टाइम पे आई एम डूइंग पीएचडी. तो हमारा जो सबसे पहला यूनिट है एजुकेशन का वो है शैक्षणिक अध्ययन यानी एजुकेशनल स्टडीज. तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आप इसमें से देखें तो जो सबसे पहले यूनिट आती है विद्या के विशेष संदर्भ में भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं, यानी जो भारतीय हमारे भारत के जो दार्शनिक रह चुके हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होता है. दार्शनिक के बारे में पढ़ना पड़ता है, प्लस दार्शनिक जो उनकी विचारधाराएं है, क्या क्या उनके जो थॉट्स रहते उनके बारे में हमें क्या करना पड़ता है, हमें चर्चा करनी पड़ती है. जैसे कि यहाँ बात करें सांख्य दर्शन की, योग दर्शन की, ठीक है, वेदांत की, बौद्ध की, जैन की, तो ये हमारे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे जैन धर्म से पूछता है आपका कि अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, ठीक है, उनको आपको स्टेप में बताना पड़ता है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग क्या है. और एक अगर आपसे पूछे तो एक ये भी होता है कि संख्य में जो होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप होते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है, लाइक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. तो हमारे पास ये सारे जो चीजें हैं ये हमारे पास होती है जो इन क्वेश्चन से पूछते हैं. दूसरा इससे पूछते हैं सांख्य से, जो पूछेंगे तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सांख्य में क्या आता है, लाइक सांख्य में जो सांख्य दर्शन है हमारा वो उसमें कितने तत्व हैं, ठीक है, कितने मूल तत्व हैं. तो अगर हम मूल तत्वों की बात करें तो 2 मूल तत्व है, पुरुष और प्रकृति. इसी तरह योग दर्शन में आता है, वेदांत में भी आता है कि वेदांत किसने बनाया था. तो वेदांत के जो फाउंडर थे वो बोल रहे थे वाद रायण, बट अगर बात करें तो शंकराचार्य की, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया था. ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे दयानंद सरस्वती शैक्षणिक लक्ष्यों और वैध ज्ञान अर्जन की विधियों के प्रति इस्लामी परंपरा है. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दयानंद का दर्शन भी पढ़ना है. जो हमारा दयानंद सरस्वती जी का दर्शन है वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे थोड़े से क्वेश्चंस बनते हैं, एक डेफिनेशन जरूर पूछी जाएगी दयानंद सरस्वती के बारे में, या ऐसे पूछा जा सकता है कि दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा दर्शन दिया था. अगर हम बात करें शैक्षणिक लक्ष्यों और वैध ज्ञानार्जन की विधियों के प्रति इस्लामी परंपरा है. अब हमारा सेकंड पढ़ेंगे तो वेस्टर्न फिलोसफी. सो वेस्टर्न फिलोसफी में अगर हम बात करें तो आइडियलिज्म, राइट, प्रैग्मेटिज्म और आदर्शवाद के जन्मदाता कौन है, प्रकृतिवाद के जन्मदाता कौन है, मार्क्सवाद किसने दिया था, ठीक है. और अब बात करें तो नेचुरल यानी प्रकृतिवाद किसने दिया था, व्यवहारिकतावाद, ठीक है, यानी प्रैग्मेटिज्म किसने दिया था, और सबसे ज्यादा ये क्या है, अस्तित्ववाद. ठीक है, इसका एक कोटेशन ये है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं. तो एग्जिस्टलिज्म का भी इन्होंने क्या एक कॉन्सेप्ट दिया था. अब हमारी बात करेंगे शिक्षा के समाजशास्त्र में. तो शिक्षा के समाजशास्त्र में देखो सिंबॉलिक इंटरेक्शन वाली एक थ्योरी आती है जिसको हम बुलाते हैं प्रतिक्रियात्मक परस्पर क्रिया. एंड दूसरा जो आता है वो है संरचनात्मक प्रकारवाद तथा संघर्ष का सिद्धांत, यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आएगी. और ये पूछ सकता है कि ये किसने दिया था, या ये पूछ सकता है कि संरचनात्मक प्रकारवाद आपको किसने दिया था.
अगर हम नेक्स्ट बात करें सामाजिक संस्थाओं की संकल्पना एवं प्रकार तथा उनके कार्य, परिवार, विद्यालय और समाज, सामाजिक आंदोलन की संकल्पना, तो यहाँ पे बात करेंगे जैसे सापेक्ष वंचन का सिद्धांत, ठीक है, यानी जब किसी व्यक्ति की जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही है या उससे वो वंचित है जो उसको मिलना चाहिए, तो वो हमारी किसके अंतर्गत आता है, सापेक्षवाद, सापेक्ष वंचन के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो संसाधन जुटाना, ठीक है, राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत, नव सामाजिक आंदोलन, ये जो हमारे नए नए जो न्यू न्यू मूवमेंट्स होते रहते हैं यानी आंदोलन रहते हैं, उनके बारे में हमसे क्या किया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश में दे रखा है। समाजीकरण तथा शिक्षा, यानी देखिए पढ़ना पड़ेगा यार, शिक्षा और संस्कृति क्या होती है, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के लिए शैक्षिक विचार। और अगर इसमें हम ये बात करेंगे कि जो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें हर एक दार्शनिक के अपने अपने क्या थे, थॉट्स थे, ठीक है, तो उन थॉट्स को हमें पढ़ना है कि कैसे उन थॉट्स ने अपनी शब्दों से समाज में परिवर्तन लाया। तो अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, इससे एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। एंड रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी बुकों के नाम पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी, स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, इनकी बुकों के नाम पूछा जाता है, राइट। अगर हम बात करें अरबिंदो की, संविधान से कृष्ण मूर्ति। अगर हम वेस्टर्न फिलोसोफर में बात करें तो पाउलो फ्रेरे, मैरी वोस्टनक्राफ्ट, नोल नेडिंग्स, ये क्या है, अगर इस समय अगर ज्यादा किसी की भरमार है वेस्टर्न फिलोसोफर में तो वो हमारे क्या है, पाउलो फ्रेरे, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें सावित्रीबाई फूले, जिनकी बुक का नाम था 52 काशी। अब भारत के संविधान में प्रतिस्थापित राष्ट्रीय मूल, जो हमारे इंडिया के जो रूल्स है, कैसे रूल्स है, जो प्रतिष्ठापित नेशनल रूल्स है, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। वो जो हमारे क्या है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता एवं स्वाधीनता। ये भले ही ऐसा लगा हुआ है लाइन से, एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 एज इट इज, ये पूछा जा गया हुआ है, एक सीक्वेंस में लगाने को आया हुआ है, तो इसको सीक्वेंस में भी अरेंज करना था, ये भी क्या है, आया हुआ है। और पर्टिकुलर क्या कर सकता है, कैसे समाजवाद दे देगा, इधर लाइन से इनके बारे में लिख देगा और उसके सामने क्या होंगे, उनके आंसर्स होंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, मैचिंग करना पड़ेगा जो भी उसका सही होगा। अब हम चर्चा करेंगे अपने यूनिट 2 पर। तो यूनिट 2 की जो ये पूरी की पूरी है आपको दिख रही है 1, इस डायरेक्ट साइड से क्वेश्चन पूछे देते हैं। और सुनो, जैसे कि कोठारी शिक्षा आयोग कब डेवलप हुआ, राइट। दूसरा आयोग 1999, कौन सा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग बना था। एंड अदर वन, एनसीएफ कब डेवलप हुआ। अब ये तो पुराना वाला एनसीएफ है जो हमारे आई थिंक 2022 या 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एनसीएफ अभी तक कितने एनसीएफ आ चुके हैं और उनको सीक्वेंस में लगाओ, राइट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कब बना था, इनकी सिफारिशें क्या थी, इन्होंने क्या कहा था बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जैसे बिना बोझ के शिक्षा, तो ये बात कही गई थी। कौन सी रिपोर्ट, यशपाल कमेटी रिपोर्ट कब सब बनी, कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, कब उसके क्या फायदे हुए, उससे क्या, कौन से रूल गवर्नमेंट ने अप्लाई किए, कौन सी सिफारिश मानी गई, कौन सी सिफारिश नहीं मानी गई, ये सब से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब तो नया एनसीएफ भी आ गया है, तो अब नए एनसीएफ से पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो चुकी है। और इसी में आप एक न्यू भी ऐड कर लीजिए, एनईपी, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट। आपका ये देखिए नीति और शिक्षा के बीच संबंध, पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स में जो हमारी जो नीतियां होती हैं
उनका आपके एजुकेशन से क्या रिलेशन है, ठीक है, और वर्तमान स्थिति में क्या चीजें हैं, और कोई पॉलिसी जो डेवलप होती है तो वो कैसे डेवलप होगी, राइट। अगर हम बात करें शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण बनाम लागत प्रभावी, यानी संकेतन सिद्धांत, यानी सिग्नल सिद्धांत, कि उनका जो कहना था, इसमें दो विचारधारा है और दोनों के अपने अपने चीजें थी। कुछ का मतलब था कि एजुकेशन एज अ वर्क करता है सिग्नल, और कुछ का मतलब होता है कि एजुकेशन ही सब कुछ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी एक मानव पूंजी सिद्धांत, यानी ह्यूमन का, इनका मानना था कि एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है, यानी एजुकेशन जो है एक सिग्नल के रूप में काम करती है, ठीक है। बट अगर हम ये बात करेंगे मानव पूंजी सिद्धांत की मानकर, तो इसका मतलब क्या था कि आप जितना एजुकेशन दोगे उतना अच्छा होगा। बट ये किस पे फोकस करता था, ये डिग्री पे फोकस करता था। शैक्षिक वित्त की अवधारणा है, कौन मतलब एजुकेशन में, स्कूल में, कॉलेज में कैसे वहां पे वित्त का प्रयोग होता है, और कौन कौन वित्त करता है, और वित्त का प्रबंधन कैसे किया जाता है। यानी स्कूल खोलने के लिए या कॉलेज खोलने के लिए हम पैसे का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, कौन करती है, सरकार करती है, राज्य करते हैं, बच्चे खुद करते हैं, उसका क्या सीन है, ठीक है। सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर पर शैक्षिक वित्त व्यवस्था, यानी माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे कैसे आप व्यवस्था होती है। जब छोटे रूप में छोटे बिजनेसमैन पैसा लगाते हैं अपनी चीजों में तो वो माइक्रो हो जाता है, बट जो बड़े लोगों को लगाते हैं, यानी बड़ी बड़ी नेता लगा रहे हैं, या कोई एजुकेशन फैकल्टी लगा रही है, या कुछ भी लगा रहे हैं, छोटे नहीं है वो, बड़े हैं, यानी मैक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, कम रिस्क रहता है। अब हम बात करेंगे राजनीति और शिक्षा के बीच संबंध, शिक्षा की राजनीति संबंधी दृष्टिकोण। इसमें हमें पढ़ना है कौन सा, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, यानी हमें लिबरल पढ़ना है, यानी उदारवाद, दूसरा कंजर्वेटिव, रूढ़िवाद, इनके अपनी अपनी थॉट्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये आता है कि आपके थॉट्स क्या है, प्रत्येक थ्योरी में क्या कहा गया है, ठीक है, कौन सी चीज क्या इंपॉर्टेंट रह गई है, और प्रत्येक जो जैसे उदारवाद के, लिबरल के कुछ अपने पॉइंट्स हैं, ठीक है, व्यवहारवाद के कुछ अपने पॉइंट्स हैं, तो किस चीज के क्या पॉइंट्स रह गए हैं वो हमें क्या है पढ़ना रहता है। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल अप्रोच, अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, यानी कैसे हम जो है पॉलिटिक्स को समझें, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा बिहेवियरलिज्म, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस and theory of rational choice, education for politics development and political socialization। next, अब ये जो हमारे यूनिट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थर्ड यूनिट की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इससे 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाता है, मेजरली इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट इससे कम का कोई चांस है नहीं, ठीक है। तो अगर हमको ये यूनिट पढ़नी भी बहुत अच्छे से, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वृद्धि तथा विकास की, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी संकल्पना क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं यानी कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, अवस्थाएं, उनकी स्टेजेस क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है, उसकी पर्सनालिटी की डेफिनेशन, और पर्सनालिटी की डेफिनेशन अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे फ्राइड के अनुसार उन्होंने अपनी दी है कि उनके हिसाब से पर्सनालिटी क्या है, कार्ल रोजर्स ने अपनी दी है कि उनके हिसाब से पर्सनालिटी क्या है, G.W. आर्टफोर्ड का सिद्धांत है, ठीक है, मैक्स वर्दिमर का, कुर्ट कोफ्का का, तो इनकी सारी हम चीजें हम पढ़ेंगे। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, ये इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रीजन और असर्शन, एम आई राइट। सो यहाँ पे बनेगा मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन में क्या डिफरेंस है, ये बन सकता है, या ये बन सकता है कि कैसे मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। दूसरा ये हमारा बना बुद्धि के प्रति उपागम, बुद्धि का एक सिद्धांत यानी एक एक से बहुलित तक, सामाजिक बुद्धि की संकल्पनाएं क्या है, बहुल बुद्धि क्या होता है, ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे हम, बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे, बुद्धि का निर्धारण पढ़ेंगे, समस्या समाधान की संकल्पनाएं कि कैसे हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं
उसके जो कुछ प्रोसेस होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो हम एक एक चीज को डीप से वीडियो में यानी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, समालोचनात्मक चिंतन, अधिसंज्ञान तथा सृजनात्मक यानी मेटाकॉग्निशन की बात की गई है यहाँ पर पे, एंड क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव हो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, एक कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। क्रिएटिव पर्सन कैसे होते हैं, क्रिएटिविटी क्या होती है। ओके, अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो अधिगम ज्ञानार्जन के नियम की, कैसे जो लर्नर है वो क्या करता है, नॉलेज को गेन करता है यानी आत्मसात करता है। तो उसके क्या होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, दूसरा अधिगम के व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक सिद्धांत। अभी देखो यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी का क्या मतलब होता है, जो पावलोव का नियम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम थॉर्नडाइक थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे ये थ्योरी लिखी हुई है तो बहुत सारी थ्योरी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। अधिगम के व्यवहार परक पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सामाजिक सिद्धांत यानी सोशल प्रिंसिपल, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक सक्षमता, सामाजिक संज्ञान की संकल्पना, सामाजिक संबंध तथा सामाजिकरण में लक्ष्यों की समझ, मार्गदर्शन और परामर्श। ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर हम इसमें बात करें तो डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन कि मार्गदर्शन क्या होता है और परामर्श क्या होता है। ठीक है, और दोनों में मेजर रूप से डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रकृति, प्रिंसिपल्स तथा आवश्यकता, मार्गदर्शन के प्रकार, शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, स्वास्थ्य तथा सामाजिक और निर्देशात्मक, इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि पर्सनल गाइडेंस क्या होता है, वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है, एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है, एंड निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक एवं मार्गदर्शन के प्रति उपागम। यानी हम ये पढ़ेंगे कि परामर्शन कितने टाइप्स का होता है। तो एक होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग, एक होता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, एक होता है इक्लेक्टिव काउंसलिंग, जिसको डायरेक्टिव काउंसलिंग को बोलते हैं निर्देशात्मक, नॉन डायरेक्टिव, एंड जो हमारा अदर वन है वो है क्या, इक्लेक्टिव। इसमें हमारी मेजरली बहुत थ्योरी पढ़नी पड़ती। एल्बर्ट एलिस ने क्या सिद्धांत दिया था। ठीक है, आरईबीटी, रेब्ट का सिद्धांत क्या है, रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थ्योरी। इससे हो सकता है आपका डायरेक्टली फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, एक क्वेश्चन तो इसके फुल फॉर्म से ही बन जाता है, राइट। सो और मानवतावादी, व्यक्ति केंद्रित परामर्श क्या है और किसने दिया था। तो व्यक्ति केंद्रित जो परामर्श है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करें किसने दिया था तो वो दिया था कार्ल रोजर्स ने। ठीक है, परामर्शन के सिद्धांत, उसके प्रिंसिपल क्या है, काउंसलिंग के प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, संगत, व्यवहारवादी तर्क, संगत, संवेगात्मक तथा यथार्थ। नेक्स्ट जो हमारा आया है टीचर एजुकेशन यूनिट 4, टीचर एजुकेशन यूनिट 4। सो टीचर एजुकेशन में अगर मैं बात करूं तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है सुलमैन का थ्योरी क्या है, डेंग एंड ल्यूक, हैबरमास। ठीक है, और आपका बनेगा कि व्यवहारवादी, सक्षमता आधारित या पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल क्या होता है, अध्यापक शिक्षा का कार्य क्या है, अध्यापक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, टीचर एजुकेशन का क्षेत्र क्या होता है, टीचर एजुकेशन का नेचर क्या होता है, राइट। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के प्रकार, एनसीटीई, एनसीईआरटी। ठीक है, टीचर एजुकेशन की जो चीजें हैं कौन हैंडल करता है, तो ये एनसीटीई करता है यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम में प्रलेखों में प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उत्तर माध्यमिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना तथा इससे संबंधित दूरदर्शी सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का संगठन, समव्यवहारात्मक उपागम। ठीक है, प्रतिपादक पढ़ेंगे, सहयोगात्मक तथा अनुभवजन। एक एक चीज को हम क्या करेंगे अपने क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे बात करेंगे तो उसमें ये है कि सेवाकालीन अध्यापक क्या होते हैं, और जो है सेवा पे एक दो तरीके के अध्यापक होते हैं। ठीक है, एक तो वो अध्यापक होते हैं जो अभी भी क्या कर रहे हैं, टीचिंग कार्य कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो उनको क्या बोलते हैं, हम सेवाकालीन बोलते हैं, यानी वो भी अभी भी सेवा में है। बट एक होते हैं जो
जो अभी टीचिंग कर नहीं रहे हैं बट वो टीचिंग करेंगे, लाइक अ बीएड। तो जो बीएड बच्चे हैं वो क्या है, टीचिंग करेंगे, तो उनको बोलते हैं पूर्व सेवाकालीन। ठीक है, तो शिक्षा की संकल्पना हो तो उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करेंगे एससीईआरटी की बात करेंगे, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे डाइट की बात करेंगे, हम डायरेक्टली इसके फुल फॉर्म और इनके सन से आता है कि डाइट की स्थापना को सुझाव किसने दिया था, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आया था। ठीक है, सुझाव दिया था। और इसमें पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी कब डेवलप बनी, कैसे वो हेल्प करती है सिलेबस प्रिपेयर करने में, कैसे वो टीचर्स में हेल्प करती है, इधर हम पढ़ेंगे आके यूजीसी पढ़ेंगे। ठीक है, आईसीटी का क्या योगदान रहता है आपके जीवन में, यानी सिलेबस में टीचर्स के योगदान में। अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए गुणवत्ता, जो अध्यापक जो है व्यवसाय कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता का प्रबंधन आप कैसे करते हैं। ठीक है, जो नए नए चीजें हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, अब कोई अध्यापक है वो पढ़ा रहा है, सपोज दैट वो गवर्नमेंट क्लास में टीचिंग कर रहा है, तो अब दिन प्रतिदिन सिलेबस क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो जब दिन प्रतिदिन सिलेबस चेंज हो रहा है तो उस केस में आपको क्या करेंगे, अपडेट रहना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, अध्यापक को हम ओरिएंटेशन कोर्स या चीजें लेने भेजते हैं, यानी अभिमुखीकरण लेने भेजते हैं, ट्रेनिंग लेने। जो हमारी 5 यूनिट है जो रिलेटेड है करिकुलम से, यानी करिकुलम कैसे डेवलप होता है, करिकुलम डेवलप करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, जब सबसे पहले करिकुलम डेवलप करने से पहले क्या करते हैं, सपोज दैट पाठ्यचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत, पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति, कैसे करिकुलम डेवलप होता है, पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया, क्या प्रोसेस है उसका, क्या स्टेजेस है उनके, पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला। ठीक है, दार्शनिक आधार, किस बेसिस पे, किस बेसिस से आपका करिकुलम बनता है, तो मेजरली जो बनता है वो बनता है दार्शनिक आधार, यानी हमारे आदर्शवाद, मानवतावाद, ये सब हमारे क्या है, हमारे दर्शन का पार्ट है। तो इनका भी जो यूज होता है वो किसमें आता है, दार्शनिक आधार में। अभी बात आती है उसमें राष्ट्रीय और लोकतंत्रीय मूल्य भी आते हैं, यानी वैल्यूज भी आती है। इफ आई टॉक अबाउट समाजशास्त्री आधार, तो समाजशास्त्री आधार में यानी समाज को ध्यान में रख के जब हम सिलेबस बनाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा सामाजिक आधार होगा, यानी सांस्कृतिक पुनर्निर्माण। अभी मनोवैज्ञानिक, बच्चों की एज, आयु, दिमाग, रुचि, इंटरेस्ट को अगर हम ध्यान में रख के कोई सिलेबस प्रिपेयर करेंगे तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, वो हमारा आएगा मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत। बेंचमार्किंग क्या होती है, राष्ट्र स्तर पर संवैधानिक निकाय, यूजीसी, एनसीटी, किसकी क्या भूमिका है, किसके क्या वर्क है, कॉलेज स्तर पे किसका क्या काम है, स्कूल स्तर पे किसका क्या काम है, जैसे यूजीसी का क्या काम है। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, पाठ्यचर्या विकल्प के मॉडल। ठीक है, तो क्या कौन कौन से वो करिकुलम जो हमारा अभिकल्प है उसके कौन कौन से क्या मॉडल है, यानी देखिए मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन। तो जो डिजाइन है एक तो ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, समकालीन यानी जो अभी सिचुएशन में चल रहा है, तत्कालीन जो अभी न्यू जनरेशन में चल रहा है उसका, सक्षमता आधारित यानी कैपेबिलिटी पे बेस्ड, सामाजिक कार्य क्रियाकलाप मॉडल, सामाजिक पुनर्निर्माण यानी समाज का क्या करना, रीजनरेट करना, दोबारा निर्माण करना अच्छी तरीके से। बच्चों की आवश्यकता क्या है, व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, अभिरुचि मॉडल क्या होता है, यानी इंटरेस्ट मॉडल क्या होता है। ठीक है, परिणाम आधारित यानी आउटकम बेस्ड मॉडल, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटेड मॉडल के बारे में हम ये पढ़ेंगे, यानी परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल। हस्तक्षेप मॉडल यानी इंटरवेंशन मॉडल, CIPP, देखो जैसे ये लिखा रखा है CIPP, इसको भी एक स्टार मार्क कर लो। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसने दिया है और CIPP का फुल फॉर्म क्या है। देखो सिलेबस में यही है, देखो नीचे खुद ही लिख के रखा हुआ, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, आउटपुट। सिर्फ और सिर्फ पूरा सिलेबस भी लर्न करके चले जाओगे ना, सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं तो भी आराम से क्वेश्चंस कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनुदेशनात्मक प्रणाली यानी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, कैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे। तो अनुदेशनात्मक मीडिया, पाठ्यचर्या संव्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशनात्मक तकनीकें,
क्या इंस्ट्रक्शनल तकनीकें, कैसे हम अपने शब्दों को, अपनी चीजों को, अपने नॉलेज को जो भी हमारे पास है, टीचर के पास है, उसको हम क्या करें, दूसरे बच्चों तक या लोगों तक ट्रांसमिट करें। तो जिस वे से हम ट्रांसमिट करते हैं, जिन जिन चीजों का उपयोग करके हम ट्रांसमिट करते हैं, वो हमारे हमारे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम। तो पाठ्यचर्या तथा अनुदेश की प्रति उपागम, शैक्षिक तथा साक्षरता आधारित मूल्यांकन। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल, ये टाइलर का मॉडल किसने दिया था? तो अगर टाइलर का मॉडल की बात करें, देखो यहीं से 2 क्वेश्चन ले लो। टाइलर का मॉडल क्या है? एक पारंपरिक मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल है, ठीक है। जो टाइलर का मॉडल है कैसा मॉडल है? एक पारंपरिक मॉडल है और ट्रेडिशनल मॉडल है। स्टिक्स का मॉडल, स्क्रीवन गोल फ्री मॉडल, राइट। स्क्रीवन के मॉडल को गोल फ्री भी मॉडल बोलते हैं। एज इट इज पूछा गया, एक तरफ लिख दिया गया है स्क्रीवन का मॉडल और दूसरी तरफ मेंशन कर दिया गया है गोल फ्री मॉडल, और आपके मैचिंग में पूछा गया है किर्कपैट्रिक का मॉडल, ठीक है। किर्कपैट्रिक का मॉडल का मैंने शॉर्ट फॉर्म बहुत अच्छे से याद कराया था, रल्ला, ठीक है। तो ये देखिए, इतने इजी इजी मेथड से हम क्या करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ और इसके प्रकार। पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, पाठ्यचर्या परिवर्तन के प्रति उपागम, पाठ्यचर्या परिवर्तन तथा परिष्कार में विद्यार्थी, अध्यापकों तथा शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका। पाठ्यचर्या शोध का विषय क्षेत्र तथा पाठ्यचर्या अध्ययनों में शोध के प्रकार। नेक्स्ट हमारा है रिसर्च। तो रिसर्च में तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। रिसर्च एक यूनिटी ऐसी है, अगर इसको आपने डीप से पढ़ा तो ये ना कि सिर्फ आपके अभी काम आएगी, इनफैक्ट ये आपके फर्स्ट पेपर में काम आएगी, आपके रिसर्च में काम आएगी, आपके हर जगह पे काम आने वाली है ये चीजें। तो जैसे शैक्षिक शोध का अर्थ तथा विषय क्षेत्र, क्या होता है एजुकेशनल रिसर्च, उसका विषय क्षेत्र क्या है, कहाँ तक सीमित है। तो पहली बात तो ये असीमित है, बट ये बात करते हैं कि उसका विषय क्षेत्र क्या है। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या है, यानी वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है? रिसर्च का मतलब कोई चीज जो साइंटिफिक है, यानी साइंस से रिलेटेड है, तभी उसको रिसर्च बुलाते हैं। यानी कुछ खोजना, कुछ फाइंड करना। जब कुछ फाइंड करने की बात आ गई और वो वैज्ञानिक है, तो जब वैज्ञानिकता की बात आ जाती है तो वो चीजें कैसी हो जाती है? सिस्टमाइज्ड हो जाती हैं। तो जब सिस्टमाइज्ड हो गई चीजें तो उनके क्या होते हैं? कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। तो यानी इसमें हमें पढ़ना क्या है? शोध के स्टेप। तो इसको भी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, जिससे बहुत इजी से याद आएगा। जैसे स्टेप याद कर लो, PhD तो ये क्या है? हमारे रिसर्च के स्टेप है। अभी सोचो PhD तो सिर्फ रिसर्च का सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस बिल्डिंग, डिजाइन ऑफ रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड जनरलाइजेशन। अगर हम यहाँ बात करेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण, तो उसमें अनुकरणीयता, परिशुद्धता क्या है, यानी रिप्लिकेबिलिटी, और बात करें परिशुद्धता, ठीक है, फॉल्सिफाइबिलिटी एंड वितव्यता। वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार क्या है? गवेषणात्मक प्रकार, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। हम बात करेंगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। और ये भी पूछ लेता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, आपसे स्टेटमेंट में पूछेगा इसके क्वेश्चन आंसर, मेजरली ये आते हैं, ठीक है। एम्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च करने का एम क्या है? एज अ साइंटिफिक एक्टिविटी, एक साइंस की एक्टिविटी करने के बेस्ड पे रिसर्च का क्या है? उद्देश्य क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, ठीक है। थ्योरी बिल्डिंग एंड प्रेडिक्शन, टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो हमारे क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने प्रकार की रिसर्च होती है। तो जो हमारी रिसर्च होती है वो होती है फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च उस रिसर्च को कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? कोई ना कोई चीज न्यू फाइंड करते हैं, और उसमें हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बट वही बात करें हम अप्लाइड रिसर्च की, तो इस फंडामेंटल में क्या करते हैं? हम कोई ना कोई प्रिंसिपल बिल्ड करते हैं, ठीक है। वही बात करें हम क्या करें? अप्लाइड में हम बात करें
तो जो प्रिंसिपल हमने बनाया है उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे उपयोग करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्शन रिसर्च की बात करें तो एक्शन रिसर्च क्या है, किसी कक्षा में कोई वर्क चल रहा है उस पे रिसर्च, ये एक छोटी रिसर्च है जिसमें क्या करते हैं हम क्लास पे रह के करते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है, किसी चीज में सुधार करना, यानी जो भी प्रोसेस चल रहा है, क्लासेस चल रही है, उसमें हम क्या करेंगे, हम सुधार करेंगे। नेक्स्ट, अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो अप्रोचेस क्या है, ठीक है, तो अप्रोचेस क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, यानी गुणात्मक है, मात्रात्मक है। अभी हम बात करेंगे डिजाइन इन रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च। कोई भी काम करने से पहले हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि क्या होता है, तो उसी को हम बुलाते हैं डिजाइन। ठीक है, अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिजाइन ऑफ रिसर्च के अंतर्गत आएगा हमारा डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल। डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। यहां बात करें तो हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ेंगे, मीनिंग्स ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस क्या होती है, तो हाइपोथेसिस में क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सोर्सेस क्या है, टाइप क्या है, रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाना क्यों जरूरी है। जो सामाजिक रिसर्च होती है यानी सोशल रिसर्च होती है, उनमें हाइपोथेसिस बनाएंगे कि क्वेश्चन बनाएंगे कि प्रश्न बनाएंगे, क्या होगा। तो यही है, हाइपोथेसिस बिल्डिंग करने से पहले हम क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं वो भी होगा। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या हो गया, रिसर्च, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपो, डायरेक्शनल पूछ सकता है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है, या आपको एग्जांपल दे दिया और पूछा बताओ कि इसमें से डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कौन है और नॉन डायरेक्शनल कौन सी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छी हाइपोथेसिस की जो गुणवत्ता है वो क्या होगी। स्टेप्स ऑफ राइटिंग आर रिसर्च प्रपोजल, यानी जब आप पीएचडी करने जाओगे इंटरव्यू में तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रपोजल लेके जाना पड़ेगा, तभी वो आपका क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो जब आप रिसर्च का प्रपोजल लेके जाओगे तो उसको ऐसे नहीं कि कहीं कुछ भी नाम लिख दिया, कहीं कॉलेज का नाम लिख दिया, पहले कुछ हाइपोथेसिस बना दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें क्या करना होता है, एक पैटर्न फॉलो करना होता है, एक प्रॉपर स्टेप फॉलो करना होता है, उसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे सैंपलिंग क्या होता है, सैंपल क्या होता है। ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती क्या है, वैलिडिटी इन रिसर्च में क्या है, टूल्स क्या होते हैं हमारे, और टेक्निक्स क्या है रिसर्च करने की, इंटरव्यू वगैरह, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। ठीक है, तो टाइप एंड वन टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, कैसे हम डाटा को जो है मेजर करेंगे, तो उसमें मेजरली चार्ट आता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। इनका एक सीक्वेंस भी पूछता है। डाटा एनालिसिस क्या करोगे, ठीक है, पैरामेट्रिक टेक्निक्स क्या होती है, नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स क्या होती है, ठीक है, इंफीरियर डाटा एनालिसिस क्या होता है, पढ़ेंगे। टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है, एनोवा किसने दिया था, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है, इन सब से एक एक स्लाइड से क्वेश्चन बना हुआ है। और हम इसमें पढ़ेंगे, डी में पढ़ने वाले हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, डिजाइन क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी में क्या बनती है, हाइपोथेसिस बनती है कि रिसर्च क्वेश्चन बनता है, इसको पढ़ेंगे, हम बात करेंगे। दूसरा पढ़ेंगे डिजाइन, तो टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन, स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ जीटी रिसर्च, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ जीटी, मिक्स्ड मेथड क्या होता है, ठीक है, एथनोग्राफी रिसर्च क्या होती है, ठीक है, राइटिंग एथनोग्राफिक अकाउंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है, स्टेप्स इन कंडक्टिंग एमएम डिजाइन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एमएम रिसर्च, इसके बारे में हम लोग बहुत डीप से पढ़ने वाले हैं। अब हमारा गया पेडागोगी, इसके अंदर आप जो पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे, हर्बर्ट का मॉडल पढ़ोगे, ठीक है, हर्बर्ट का मॉडल पढ़ोगे, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल, एंड जो आप पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन का लेवल पड़ेगा, किसने किसको दिया है। कितनी बार तो यही पूछा गया है कि परावर्ती स्तर किसने दिया है, समझ का स्तर किसने दिया है, इससे भी इस बार भी इससे क्वेश्चन आना ही आना है, फिर भी बच्चे गलत करके आएंगे। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे। सेल्फ लर्निंग क्या होती है, ठीक है, किसने दिया था,
बी में बात करें, हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट 7 में मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन में हम पढ़ेंगे पदस्थापन, प्रारंभिक, ठीक है, निर्णयात्मक, योगात्मक यानी समेटिव इवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन एंड अफेक्टिव, ठीक है। एंडरसन कैथवॉल का पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, जनरल्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिव जनरल्स का क्या यूज होता है, क्राइटेरिया क्या है, इसमें अभी और मेंशन कर लो, एनआरटी सीआरटी टेस्ट भी पूछता है, ठीक है। और कहो तो रीजनिंग में बोल दे कि रीजन और असर्शन में बोल दे, फील्ड क्या है, असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर आईसीटी रिसोर्सेज। अब हमारा क्या है डी, तो प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन, ठीक है। तो प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन, असेसमेंट इन एंड्रोगॉजी। प्रौढ़ शिक्षा का एंड्रोगॉजी का मतलब पता है क्या है, कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो अब बच्चे नहीं रह गए हैं, जो अब बड़े हो गए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम एंड्रोगॉजी के स्टेज में रखते हैं। तो उनका कैसे ध्यान रखेंगे, उनको कैसे पढ़ाएंगे, उनका क्या असेसमेंट होता है। तो इंटरेक्शन एनालिसिस, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, कैसे कोई टीचर जब क्लास में गया, बच्चे उसकी क्लास में एक्टिव हैं कि नहीं है, टीचर एक्टिव है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेंडर इंटरेक्शन करते हैं। इनके नियमों में कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, जिसकी वजह से गैलोय ने भी अपना सिस्टम एक दिया था, यानी कि गैलोय सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स, क्राइटेरिया फॉर टीचर इवेल्यूशन, एक टीचर को मापने का यानी इवेल्यूट करने का क्या क्राइटेरिया है। तो जैसे क्राइटेरिया प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रीस्टेज क्राइटेरिया, रूब्रिक्स फॉर सेल्फ एंड पीयर इवेल्यूशन। तो रूब्रिक्स क्या होती है, ठीक है, एंड सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, अपने पीयर असेसमेंट क्या होता है। तो पीयर असेसमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप अपने ही दोस्तों के साथ आप क्या कर रहे हो, आपके साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं के साथ आप अपनी कमियों को जान रहे हो, वो आपका टेस्ट ले रहे हो, आप उनका टेस्ट ले रहे हो, आप उनके बारे में जान रहे हो, वो आपके बारे में जान रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, हमारा आएगा प्रोसेस के पीयर इवैल्यूएशन के अंतर्गत। ये हमारा है आईसीटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत आता है आईसीटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। सो इसके अंदर आएगा आईसीटी का, तो डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछा गया है कि आईसीटी क्या होता है। तो आईसीटी का जो फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। इसके अंदर हम जो सिद्धांत पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्किनर का, पियाजेट का, आर्सोवेल का पढ़ेंगे, ब्रूनर का। पिछली बार देखो ब्रूनर और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ज्यादा वेटेज था। रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग थ्योरीज एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप्स, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल ग्रुप्स। दूसरा पढ़ेंगे अनुदेशनात्मक यानी सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ेंगे, एडीडीआई मॉडल। जस्ट पिछली बार ही पूछा गया है 2023 में, एडीडीआई मॉडल का फुल फॉर्म बताओ। एश्योर का फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछा गया कि एश्योर का फुल फॉर्म क्या होता है। डिक एंड कैरी मॉडल के स्टेप्स पूछे जा चुके हैं। मैसन मॉडल क्या था, इससे क्वेश्चन अभी तक कम बने हैं, तो मेजरली चांसेस है कि अभी पूछा जा सकता है। गैगनी के 9 इवेंट्स पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एंड 5 ईयर्स, 5E क्या होता है, ठीक है, 9 एनी इवेंट्स। और पूछेगा CAI का फुल फॉर्म, CAI होता क्या है, CAL क्या होता है, CBT क्या होता है, ठीक है, CML क्या होता है, ठीक है, ODLM क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग के टाइप क्या है, ऑफलाइन लर्निंग कर सकते हो आप, ऑनलाइन कर सकते हो, सिंक्रोनस कर सकते हो, जब हम आमने सामने बैठ के बात करें बट बीच में कोई मीडियम हो बट हम लाइव बात करें, तो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस। लाइक अगर हम ईमेल के थ्रू बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगी, असिंक्रोनस। फोन कॉल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू डायरेक्ट बात करें तो हमारा सिंक्रोनस के अंतर्गत रखा गया।
इसमें ये पूछता है कि ऐप रख देगा, कुछ चीजें रख देगा, बोलेगा बताओ सिंक्रोनस है या इनसिंक्रोनस है। ब्लेंडेड लर्निंग एंड मोबाइल लर्निंग। ई लर्निंग में उभरती प्रवृत्तियां, सामाजिक अधिगम अवधारणा, अधिगम के लिए 2.0 के साधनों का उपयोग। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं, चैट्स क्या होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, डिस्कशन फोरम क्या होता है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, ई लर्निंग, इंक्लूजन लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग में कैसे सहायता है हमारी जो टेक्नोलॉजी करती है। और ये हमारा जो सबसे ज्यादा DMIS सक्सेस मॉडल के बारे में पूछा जाता है, और ये कब बना था, 2003 में। ई शिक्षा विद्यार्थी तथा ई अध्यापक अध्ययन तथा शोध के लिए आचार नीति, यानी जो हमें ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको ऐसे कौन कौन से वैल्यूज और एथिक्स हैं जो फॉलो करने चाहिए या जो वो करते हैं, तो ये बातें की गई है। इसमें ऐसे पूछ लेता है कि कोई आपको 3-4 लाइनें दे दी गई और पूछा गया इसमें से बताओ कौन से एथिक्स हैं जो ई लर्निंग में फॉलो होते हैं, या ऐसे कर दिया गया कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो ई लर्निंग में एथिक्स में यूज नहीं होती है या नहीं करनी चाहिए एक टीचर और शिक्षक को। डी, यूज ऑफ आईसीटी इन एवोल्यूशन, आईसीटी का यूज कैसे हम करते हैं एक इवोल्यूशन में। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च, ई पोर्टफोलियो क्या है, ऑनलाइन रिपोजिटरीज क्या है, ऑनलाइन लाइब्रेरीज क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स, ऑनलाइन सर्वे कैसे होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, डेवलपमेंट क्या है। हमारी ये जो नई यूनिट है यानी यूनिट 9, इसमें हमारा आएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो डायरेक्टली इसमें पूछ लेता है पोस्ट जो कॉर्ब क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, पर्ट क्या होता है, पर्ट का फुल फॉर्म बताओ, पर्ट दिया किसने था, ब्यूरोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी के रूल्स क्या है, नौकरशाही सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन, काम ज्यादा जरूरी है क्या ह्यूमन से रिलेशन जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कैसे किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करें, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो लीडरशिप इन एजुकेशनल, इसी से क्या करते हैं हमारे जो ये पूछे जाते हैं मॉडल्स पूछे जाते हैं, ब्लैक एंड माउंटेन्स, मैनेजर ग्रिड, फीडलेस एंड कंटीजेंसी मॉडल, 3 डायमेंशनल मॉडल एंड अदर वन। अभी हम यहाँ बात करें तो ये भी पूछता है कि मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है और अप्रोचेस क्या है लीडरशिप के, कौन कौन सी लीडरशिप है इस स्टाइल से जो हम फॉलो करते हैं। गुणवत्ता की अवधारणा, भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण एंड 6 सिग्मा स्टेप पूछ लेता है। ठीक है, 6 सिग्मा क्या है, तो डी मैक्स से इसको 6 सिग्मा याद रखा है। ठीक है, बट एक और भी होता है। ठीक है, डमा देवी यानी DMADDVE। तो गुणवत्ता गुरु वॉल्टर सिवार्ड, एडवर्ड डेमिंग, इनके बारे में बहुत पढ़ना पड़ता है। दूसरा, ये अनफ्रीजिंग क्या है, मूविंग क्या है, रीफ्रीजिंग क्या होती है, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन क्या है यानी नेट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, QCI क्या है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पे QCI क्या है। एंड दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट, अब हमारा ये जो लास्ट यूनिट है ये 10 यूनिट बचा हुआ है। अगेन प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA, निशक्त व्यक्ति अधिनियम क्या है, निशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी, ये जितने सन दे रखे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे स्क्रीन पे सब पूछे गए हैं। और हमारा ये क्या होता है कि हमें दोषग्रस्तता पढ़ना है, दोषग्रस्तता इंपेयरमेंट्स क्या है, डिसेबिलिटीज क्या होती हैं, बौद्धिक शारीरिक विकलांगताएं कितने टाइप्स की होती हैं। जो थर्ड होता है समावेशी कक्षाओं का नियोजन और प्रबंधन, हमारा समावेशी शिक्षा में बाधा कारक तत्व क्या है और सुकारक तत्व क्या है, क्या आचार नीति है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, एक समावेशी कक्षा का क्लासरूम कैसा होना चाहिए, हम क्यों क्लासेस रखते हैं समावेशी शिक्षा की, इसकी ऐसी हमें नीड क्या होनी चाहिए। तो आज क्या है, हमने पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप लोग चाहें तो पूरा का पूरा यूनिट को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख सकते हो। ठीक है, अगर आपने पूरा सिलेबस भी लर्न कर लिया तो आपका क्या होगा, कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी साइड से पूरी जो सिलेबस है उससे मिल जाएगा। और अगर आप दूसरी बात करें तो इसमें अभी एक चीज रह गई है, कॉम्प्रीहेंशन।
जिससे हमारे क्या आते हैं 10 क्वेश्चन, जिसको हमें नहीं छोड़ना है. ओके, so thank you so much for giving me this time, and this syllabus is very 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 important you, क्योंकि आप किसी भी पढ़ाई को करते हैं तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए. तो थैंक यू सो मच. लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो या आपको पढ़ाना अच्छा लगा हो. ओके, ठीक है.